तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग खान ग्रेट ज़ुआन एम्पायर के ऑक्शन हाउस में पहुंच चुका है, जहां पर वो अपनी नेसेंट सोल पिल्स सेल करके डिवाइन ट्री के बड़े से फ्रेगमेंट को खरीद चुका। साथ ही उसके पास हायर क्वालिटी की नेसेंट सोल पिल है। ये बात जब लिंगलोंग पैलेस की फेरी पियोइन को पता चली, तब वो फैंग खान के सामने एक डील प्रपोज करती है। तो फैंग खान ने भी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही साथ फैंग खान ने जो डिवाइन वर्ड ट्री का फ्रेगमेंट परचेस किया था, उससे वर्ड ट्री के रूट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। इनफैक्ट वो रूट्स ट्रू सेलेस्टियल रेल्म से कनेक्ट हो गए थे, मगर हायर कल्टीवेशन ना होने की वजह से फैंग खान उस रेल्म तक पहुंच नहीं पाया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली डाउ पवेलियन का ऑक्शन हाउस दिखाया गया। वेल यहाँ पर कुनपेंग एक पर बोली लग रही थी और इसकी शुरुआती कीमत थी 30 मिलियन स्टार पिल्स। तो फेरी पियोइन ने तुरंत ही 31 मिलियन की बोली लगा दी, मगर उतने में एक वीआईपी चेम्बर से एक और बंदे की आवाज आती है, जिसने सीधा 40 मिलियंस की बोली लगा दी। एक सेकंड के लिए तो फैंग खान भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो जानना चाहता था कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने इतनी बड़ी बोली लगाई। वहीं पर फेरी पियोइन ने अपनी बोली की कीमत सीधा 46 मिलियंस कर दी। उसे लग रहा था कि अब ये बंदा पीछे हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। उस बंदे ने 50 मिलियंस की बोली लगाकर सभी लोगों को शॉक कर दिया। फैंग खान इतना तो समझ गया था कि बंदा काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। वेल उस बंदे ने इतनी हायर बीट लगाई थी कि कोई उसे बीट नहीं कर पाता, जिसके चलते ये ट्रेजर उसी को सेल किया गया। अब ऑक्शनियर ने एक और ट्रेजर प्रेजेंट किया। ये था 9 हेवन लोम क्रिस्टल। उतने में ही फैंग खान को यान की आवाज आई। वो उसे बता रहा था कि ये ट्रेजर तुम्हारी 5 एम्परर ग्रेट डीमन आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही ऑक्शनियर बताने लगी कि इस ट्रेजर की मदद से आप काफी पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट को फोर्ज कर सकते हो और इसकी इनिशियल प्राइस है 5 मिलियन व्हाइट स्टार पिल्स। वेल इतनी हायर कीमत को सुनते साथ ही वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं जो इस ट्रेजर को अफोर्ड कर पाए। शायद आज यहाँ पर हम बस तमाशा देख सकते। और उतने में फैंग खान ने 5.5 मिलियन की बोली लगाई, लेकिन वो बंदा उसे 6 मिलियन में तब्दील कर देता है। अब फैंग खान भी उसके सामने हार नहीं मानने वाला था, तो उसने सीधे अपनी बोली को 7 मिलियन किया, मगर वो बंदा तो 7 मिलियन से सीधा 10 मिलियन पर जंप लगा चुका। यानी कि वो फैंग खान को बीट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। सब जैसे ही फैंग खान ने 11 मिलियन की बोली लगाई, वो बंदा सीधे 15 मिलियन की बोली लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। लेकिन उतने में वहाँ पर एक छोटे बच्चे की आवाज आई। उसने सीधा 30 मिलियन की बोली लगाई थी। वेल इस 30 मिलियन की बोली सुनकर वो बंदा थोड़ा सा हैरान था, और वहीं पर फैंग खान ने उस बच्चे की आवाज को तुरंत ही पहचान लिया। वो खुश होते हुए कहने लगा कि इससे यहाँ मिलने की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी। वेल इस बच्चे ने इतनी बड़ी बोली लगाई थी कि कोई भी उसे बीट नहीं कर पाता, जिसके चलते 9 हेवन लोम क्रिस्टल उसे मिल गया। इधर ऑक्शन देखने आए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। ट्रेजर्स के साथ साथ उन्हें बिडिंग बैटल को भी देखने में मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ 13 लेडी फैंग खान के पास पहुंच गई। वो कह रही थी कि एक छोटे से यंग मास्टर ने आपके लिए ट्रेजर खरीदा है। वेल ये सुनकर ही फैंग खान काफी ज्यादा हैरान था। उसे लगा ही नहीं कि वो बच्चा उसके लिए 9 हेवन लोम क्रिस्टल खरीदेगा। 13 लेडी उससे कहने लगी कि अब तो इस बात में कोई शक नहीं रहा कि आपके काफी सारे दोस्त हैं। तो फैंग खान भी उस ट्रेजर को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगा कि ऑक्शन खत्म होते ही मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने जाऊंगा, तो प्लीज मेरा ये पैगाम उस तक पहुंचा देना। उसे बताओ कि मैं उससे मिलने वाला हूँ। और अब एक और शानदार ट्रेजर को सबके सामने प्रेजेंट किया गया। वेल ये एक एंशिएंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट था। वेल इसे कहा जाता है ब्रह्मा रेडियंस वेसल। ऑक्शनियर सबको बताने लगी कि इस वेसल को एक इमॉर्टल मास्टर ने क्राफ्ट किया था। अक्सर वो मास्टर न जाने कितनी सारी दूसरी दुनियाओं को भी विजिट करता था, और उसने ट्रैवल के लिए इसी ब्रह्मा रेडियंस वेसल का इस्तेमाल किया। ये वेसल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भयानक से भयानक ग्रेट डिमोनिक ट्रिबुलेशन को भी झेल सकती। यांग भी इस ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो फैंग खान को बताता है कि इससे तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्योर यांग एनर्जी का एहसास हो रहा। अगर मैंने इस ट्रेजर को कंज्यूम कर लिया तो मेरी कल्टीवेशन लेवल सीधा एक राउंड से ऊपर चली जाएगी। वहीं पर ऑक्शनियर बता रही थी कि ब्रह्मा रेडियंस वेसल किसी डाओ आर्टिफैक्ट से कम नहीं है, और इसी वजह से इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। और फिर उसने इसकी इनिशियल प्राइस रिवील की, जो थी 50 मिलियन। वेल इस कीमत को सुनते साथ ही वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि आज तो हमारा पोपट हो गया। हमें नहीं लगता कि हम एक भी ट्रेजर
खरीद पाएंगे। और उतने में फैंग खान ने उस वेसल पर सीधा 60 मिलियन की बोली लगाई। और अब हमें वो मिस्टीरियस बंदा दिखाया जाता है। वेल इसका नाम है मेंग शाओबाई और ये बंदा फैंग खान की यूहुआ सेक्ट का ट्रू डिसाइपल था। और अब वो भी इस ब्रह्मा रेडियंस वेसल को खरीदना चाहता है, तो उसने सीधे 70 मिलियन की बोली लगाई। इधर 13 लेडी फैंग खान को बता रही थी कि ये बंदा यूहुआ सेक्ट का जाना माना कल्टीवेटर है। मैंने तो सुना था कि इसने ऑलरेडी अपनी गोल्डन कोर को भी फॉर्म कर लिया है और तभी से ऐसा लगता है कि इसकी कल्टीवेशन को कोई लिमिट ही नहीं, वो काफी तेजी के साथ ग्रो हो रहा। फिलहाल ये बंदा डिवाइन आर्ट की 8वीं लेवल पर पहुंच चुका है, जिसे रेल्म ऑफ विंड एंड फायर ग्रेट ट्रिबुलेशन भी कहा जाता। वेल ये सारी बातें सुनकर फैंग खान दिल में कहने लगा कि सीनियर जियालान ने इसी बंदे का जिक्र किया था। अरे फैंग खान सीधे 80 मिलियन की बोली लगाता है, जो सुनकर 13 लेडी कहने लगी कि शायद आपको ये वेसल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। हालांकि मेंग शाओबाई इस ट्रेजर को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देने वाला, इसलिए वो भी सीधे 100 मिलियन की बोली लगाता है, जो देखकर फैंग खान ने सीधा अपनी 150 मिलियन की बोली लगाई। तो मेंग शाओबाई उसे 200 में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए फैंग खान उसे प्रोवोक करने के लिए 201 मिलियन की बोली लगाता है, यानी कि उसने बस 1 मिलियन इंक्रीज किए थे। और फिर जैसे ही शाओबाई ने उसे 250 किया, वो छोटा बच्चा 260 में बदल देता है। दरअसल फैंग खान और छोटा बच्चा मिलकर मेंग शाओबाई को तंग कर रहे थे और ये बात 13 लेडी भी समझ गई। इनफैक्ट शाओबाई को भी रियलाइज हो गया था कि ये दोनों मिलकर उसे ट्रेजर तो खरीदने नहीं देंगे, इसलिए उसने हार मानते हुए चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ गया। और फाइनली 261 मिलियन में वो ट्रेजर फैंग खान ने खरीद लिया। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि आज तो ऑक्शन देखने का मजा ही कुछ और था। इन दोनों रईस बंदों ने काफी तगड़ी बैटल की और उतने में मेंग शाओबाई ऑक्शन छोड़कर चला गया। इधर फैंग खान 13 लेडी से कहने लगा कि मुझे कुछ पिल्स उधार चाहिए, जिस पर 13 लेडी कहने लगी ऑफ कोर्स आप हमारी VIP गेस्ट हो, हमारा हेवनली डाओ पवेलियन आपको बिना ब्याज का ही लोन देने के लिए तैयार है। बस हमारी एक ही शर्त होगी, आपको लोन नेशन सोल पिल देकर चुकाना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही फैंग खान तुरंत इस डील के लिए राजी हो गया। नेशन सोल पिल को बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, भले ही नेशन सोल पिल्स को रिफाइन करने में दूसरे लोगों के पसीने छूटते, लेकिन फैंग खान के लिए काफी ज्यादा आसान था क्योंकि उसके पास डॉमेन ड्रैगन पिक्चर है। उस ड्राइंग में मौजूद येलो स्प्रिंग रिवर का इस्तेमाल करके रिफाइनिंग काफी ज्यादा इजी थी। और उतने में वहाँ पर एक मास्टर की एंट्री हो गई। वो वहाँ आते साथ ही फैंग खान को बधाइयाँ देते हुए कहने लगे कि आपने ब्रह्मा रेडियंस वेसल को खरीद लिया, एक काफी कमाल का आर्टिफैक्ट है, ये जरूर से आपके काम आएगा। और उतने में 13 लेडी इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाने लगी। वो फैंग खान को बता रही थी कि ये है हमारे एल्डर गोमेंग, ये हमारे हेवनली डाओ पवेलियन के रिस्पेक्टेड एल्डर हैं और इन्होंने डिवाइन आर्ट की 9वीं लेवल को अचीव कर लिया, जिसे हेवन एंड अर्थ मैनिफेस्टेशन रेल्म कहा जाता है। वेल यहाँ पर गोमेंग फैंग खान से कहने लगा कि इमॉर्टल फैंगलांग तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। वेल एल्डर हमारे हीरो को फैंगलांग इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फैंग खान ने अपनी असली पहचान इनके सामने रिवील नहीं की। फैंग खान कह रहा था कि आप पर्सनली ये ट्रेजर डिलीवर करने के लिए यहाँ आए, मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हुई कि आपसे मिलने का मौका मिला। जिस पर एल्डर गोमेंग कहने लगा कि हमारे गार्ड्स ने आपकी दरवाजे पर ही बेइज्जती की थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पर्सनली आकर तुमसे माफी मांगी जाए। जिस पर फैंग खान कह रहा था कि प्लीज ऐसी बातें ना करे वरना मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। खैर मैं फिलहाल 13 लेडी से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहा था। दरअसल मुझे आपके हेवनली डाओ पवेलियन से 200 मिलियन का लोन चाहिए, जिसे मैं एक ही महीने में चुकता कर दूंगा। जिस पर एल्डर गोमे कह रहा था कि हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। आफ्टर ऑल आप हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हो, तो भला हम आपको मना कैसे कर सकते। और उतने में वो छोटा बच्चा वहाँ पर पहुँच गया। सो गाइस अगर आपने इस सीरीज के पहले सीजन देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये बच्चा है कौन। दरअसल ये स्टार सेक्ट का यंग मास्टर जिंग्यून है और अंडरवर्ल्ड में फैंग खान की इसके साथ मुलाकात हुई थी। वेल उस वक्त अंडरवर्ल्ड के डीमन इस बच्चे को मारना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त फैंग खान ने वहाँ आकर इसे बचाया था। छोटे से जिंग्यून ने वहाँ आते साथ ही फैंग खान के ट्रेजर की कीमत अदा कर दी, जिसके बाद वो फैंग खान से कहने लगा कि बड़े भाई तुमसे मिलकर तो एक अरसा बीत गया, सच बताओ तो मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया था। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही फैंग खान की हंसी छूट गई। वो कह रहा था हाँ नन्ही उस्ताद मैंने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, मुझे तो तुमसे यहाँ पर मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहीं पर एल्डर गुइमिंग सरप्राइज होते हुए कहने लगे
कि स्टार सेक के यंग मास्टर भी हमारे फेंगलांग के दोस्त हैं। सो इस बात में कोई शक ही नहीं कि हमारी इमॉर्टल फेंगलांग का बैकग्राउंड रिमार्केबल होगा। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि एल्डर गुइमिंग आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो बस एक मामूली सा फ्री कल्टीवेटर हूँ, मैं तो आपकी इन तारीफों की बिल्कुल भी काबिल नहीं। और उतने में जिंगयुन फैंगहान से कहने लगा कि बड़े भाई क्यों ना हम कहीं और जाकर बात करें, मुझे तुम्हारे साथ काफी सारे गप्पे लड़ाने हैं। तो फैंगहान भी इसके लिए राजी हो गया और उसी वक्त फेरी पियाविन वहाँ पर पहुँच जाती है। वो फैंगहान से कहने लगी कि आप तो जिंगयुन के दोस्त हो, आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। जिसके बाद वो एल्डर गुइमिंग के सामने भी रिस्पेक्ट पेश करने लगी। अब उसके वहाँ आते साथ ही फैंगहान ने नेसेंट सोल पिल की 2 गोड बाहर निकाल लिए। वेल इस हर एक गोड में 2 लाख नेसेंट सोल पिल्स थी। तो फैंगहान ने एक गोड दिया फेरी को और दूसरा दिया 13 लेडी को। वेल यहाँ पर 13 लेडी उससे कहने लगी कि आप तो वादे के पक्के निकले, अगर आगे चलकर आपको कभी भी नेसेंट सोल पिल बेचनी है तो आप हमारे पवेलियन से कांटेक्ट कीजिए। अभी सुनकर फेरी पियाविन भी कहाँ ही पीछे रहने वाली थी। वो फैंगहान से कहती कि लिंगलोंग पैलेस भी आपके नेसेंट सोल पिल खरीदने के लिए तैयार है और यकीन मानिए हमारा पैलेस आपको ऐसी डील प्रपोज करेगा कि आप खुश हो जाओगे। जिस पर फैंगहान कह रहा था ऑफ कोर्स मैं आपके लिंगलोंग पैलेस और हेवनली डाओ पवेलियन दोनों के साथ सौदा करने के लिए तैयार हूँ। खैर मुझे एक और बात कंफर्म करनी थी कि आपका हेवनली डाओ पवेलियन मर्सिनरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अगर हाँ तो मैं जरूर से उन सर्विसेज को परचेज करना चाहूँगा। अब ये सुनकर एल्डर गुइमिंग थोड़ा सा क्यूरियस हो गया। वो फैंगहान से पूछता है कि क्या आप किसी मुसीबत में हो। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि हाँ दरअसल कुछ दिनों पहले 3 कल्टीवेटर्स ने बेवजह मेरे साथ फाइट की। वैसे तो मेरे पास इतनी एबिलिटीज है कि अपने दुश्मनों से निपट सकूं, लेकिन वो तीनों भी गोल्डन कोर realm वाले कल्टीवेटर हैं। अब ये सुनते साथ ही जिंगयुन भी फैंगहान के लिए परेशान हो गया। फैंगहान कहता है कि अगर आपके पास कोई वॉरियर्स है तो मैं चाहूंगा कि वो मेरी मदद करे और उनकी हेल्प के बदले में मैं उन्हें 1 लाख नेसेंट सोल पिल देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि एल्डर गुइमिंग ही मेरी मदद करे। जिस पर गुइमिंग कहते हैं कि अगर सच बताओ तो मैं फिलहाल एक प्रोफाउंड टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे हर रोज ढेर सारी नेसेंट सोल पिल्स को कंज्यूम करना होगा और आपको तो पता ही होगा नेसेंट सोल पिल इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो हाँ ये ओल्ड एंसेस्टर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, मैं आपके प्रोटेक्शन और सेफ्टी की गारंटी दूंगा। तो फैंगहान भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए फेरी पियाओ इनसे कहने लगा कि अगर आप चाहो तो आप भी मेरा साथ दे सकती हो, अगर आप और एल्डर गुइमिंग साथ रहोगे तो मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होगा और इसके बदले में मैं आपको भी 1 लाख नेसेंट सोल पिल देने के लिए तैयार हूँ। तो फेरी पियाओइन भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गई। वो फैंगहान से वादा करती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो फैंगहान उन्हें बताता है कि ठीक है 1 महीने बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ और उस वक्त मैं आप दोनों से कांटेक्ट करूंगा। जिसके बाद जिंगयुन और फैंगहान उन लोगों को ग्रीट करके वहाँ से निकल पड़े। अब फैंगहान उस सिटी से काफी दूर पहुँच चुका था। यहाँ पर जिंगयुन उससे कहने लगा कि मेरे भाई तुम तो कमाल हो, तुमने सिर्फ 1 साल के अंदर ही हेवन ह्यूमन realm को अचीव कर लिया और मैं हूँ जो 1 साल में बस ची कल्टीवेशन को ही अचीव कर पाया। ऐसी स्पीड से पता नहीं मैं इन यंग realm पर कब पहुँच पाऊंगा। और उतने में ही फैंगहान अपने असली फॉर्म में आ जाता है। जो देख जिंगयुन कह रहा था मेरे भाई तुम तो काफी ज्यादा कूल लग रहे, तुम्हारा ये आउटफिट मुझे पसंद आ गया। और तभी फैंगहान उससे पूछने लगा कि मेरी जान बताओ तुम ग्रेट जुआन एम्पायर में कैसे आ गए। तो जिंगयुन उससे कहने लगा कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि मेरी स्टार कॉन्स्टलेशन आर्ट अपनी बॉटल नेक पर पहुंचने वाली है, तो चाहते थे कि इसी दरमियान मैं थोड़ा सा ट्रैवल करके एक्सपीरियंस गेन करूं। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि हाँ मैं भी जानता हूँ स्टार कॉन्स्टलेशन आर्ट एक सुप्रीम आर्ट मानी जाती, मगर तुमने तो बड़े ही कम वक्त में उसकी तीसरी लेयर ची realm को अचीव कर लिया। इससे तो तुम्हारा सन एंड मून ब्रेसलेट भी डाओ आर्टिफैक्ट में बदल जाएगा। जो सुनते साथ ही जिंगयुन अपनी सन एंड मून ब्रेसलेट को बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था कि इसे एक डाओ आर्टिफैक्ट बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी। मेरे फादर ने हमारे स्टार सेक के कई सारे एल्डर्स के साथ मिलकर इस पर काम किया था और उन्हीं लोगों की मदद से एक डाओ आर्टिफैक्ट में बदल चुका है। भले ही फिलहाल मैं इसकी फुल पोटेंशियल को अनलीश नहीं कर पाता, मगर ये एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जिस पर फैंगहान कहता है हाँ ये आर्टिफैक्ट तुम्हें दुश्मनों से बचा सकता है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की मार से नहीं बचाने वाला। तुमने सिर्फ मेरे लिए ट्रेजर खरीदने की खातिर ढेर सारा पैसा खर्च किया, तो जब ये बात तुम्हारे पेरेंट्स
पेरेंट्स को पता चलेगी तब वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तो जिंगयुन कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो पैसे इसलिए दिए थे ताकि मैं नेसेंट सोल पिल परचेस कर पाऊँ। उनका मानना है कि हमारी दुनिया में कई सारे बदलाव हो रहे, तो अगर हमें नेसेंट सोल पिल्स मिल गई तो उसकी मदद से हमारे डिसाइपल्स काफी तेजी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। इस तरह से हम फ्यूचर में आने वाली हर एक मुसीबत के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। मगर ऑक्शन हाउस में आने के बाद मैंने देखा कि तुम उस ट्रेजर को खरीदना चाहते हो और वो बंदा जानबूझकर बहुत बड़ी बोली लगा रहा था ताकि वो ट्रेजर तुम्हें ना मिल पाए। तो मेरे पास जितना भी पैसा था वो सब कुछ मैंने दाव पर लगाकर वो ट्रेजर खरीद लिया ताकि मेरे बड़े भाई का नुकसान ना हो। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो मुझे ज्यादा पनिश नहीं करेंगे, बस मुझे 2-4 फटके खाने होंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुनते साथ ही फैंग खान की हंसी छूट गई। वो कह रहा था कि तुमने मेरे लिए इतनी रिस्क उठाई तो भला मैं तुम्हें मार कैसे खाने दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मिशन तुम्हें दिया था मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। इतना ही नहीं, मैं तो पर्सनली स्टार सेक्ट में तुम्हें एस्कॉर्ट करूंगा और तुम्हें इतनी सारी नेसेंट सोल पिल दूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं रहने वाले। जो सुनते साथ ही जिंगयुन खुश होते हुए फैंग खान का शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही वो फैंग खान को बताने लगा कि मेरे फादर अब सेक्ट के मैटर्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, उनका पूरा फोकस उनकी कल्टीवेशन पर है और वो चाहते हैं कि आगे चलकर मैं सेक्ट लीडर बनूं। लेकिन मेरे सेक्ट के कुछ सीनियर ब्रदर्स काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, वो नहीं चाहते कि सेक्ट मास्टर की पोजीशन मुझे मिले। और सच बताओ तो मैं भी सेक्ट मास्टर बनने में जरा भी दिलचस्प नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे मेरे फादर की जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। जिस पर फैंग खान कह रहा था कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता, तुम जरूर से सेक्ट मास्टर बनोगे और कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आने वाला। और उतने में मेंग शाओबाई की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो फैंग खान से कहने लगा कि मैंने सुना था युवा सेक्ट ने एक नए जीनियस को प्रोड्यूस किया, एक ऐसा जीनियस जो डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर का मालिक है। साथ ही तुमने नेसेंट सोल पिल देकर अपने कई सारे फॉलोअर्स बढ़ाए, लेकिन अब तो तुम स्टार सेक्ट के इंटरनल मैटर्स में भी इन्वॉल्व होना चाहते। मैं तो अभी तक बस ये मानता था कि हुआ तियांडोई सबसे ज्यादा लालची और एम्बिशियस है, लेकिन तुमने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। वाह फैंगन वाह, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। तभी फैंगन उससे पूछता है कि सीनियर मेंग शाओबाई बताए आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिस पर शाओबाई कहता है कि पहला तो मैंने प्लान बनाया था कि माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट में मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, लेकिन हमारी तो उससे पहले ही मुलाकात हो गई, तो क्यों ना आज ही बैटल करके तुम्हारी पावर्स को चेक किया जाए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना इनक्रेडिबल बनाता। जिस पर फैंगन कह रहा था कि यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये इलाका ताई सेक्ट के अंडर आता, अगर हमने यहाँ पर फाइट की तो ताई सेक्ट को इसकी भनक लग जाएगी और ये हम दोनों के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला। जिस पर शाओबाई कह रहा था कि ये इलाका सिटी से काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पर ड्यूल करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही इस छोटे बच्चे की वजह से मैं ब्रह्मा रेडियंस वेसल को खरीद नहीं पाया, तो अब इस जलीलियत का बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। मैं हमारे युवा सेक्ट के एल्डर के बिहाफ में तुम्हें पनिश करूंगा ताकि आगे चलकर तुम कभी भी अपने किसी भी सीनियर को ऑफेंड ना कर सको। मगर फैंगन अभी भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि युवा सेक्ट के डिसाइपल अपने हिसाब से ड्यूल नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा एल्डर टियानशिंग से परमिशन लेनी पड़ती। साथ ही जिंगयुन भी उस बंदे से कहने लगा कि तुम तो बेवजह मेरे भाई के साथ फाइट करना चाहते, तुम वो ट्रेजर इसलिए खरीद नहीं पाए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए अपने कंगाल होने का गुस्सा हम पर मत उतारो। वेल जिंगयुन की बातें सुनते साथ ही मेंग शाओबाई ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पर जोरदार हमला कर दिया, मगर फैंग खान ने अपनी डेमोनिक ब्लेड की मदद से जिंगयुन को प्रोटेक्ट किया था। वो अब जिंगयुन से कहने लगा कि तुम थोड़ी देर के लिए डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर में चले जाओ और तब तक मैं इस बंदे को सबक सिखाता हूँ। और फिर क्या, जिंगयुन के वहाँ से जाते साथ ही इन दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। इन दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमला कर दिया था। इनके डाओ आर्टिफैक्ट की एनर्जी काफी तेजी के साथ आपस में क्लैश होने लगी। साथ ही साथ मेंग शाओबाई बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ फैंगन को घायल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फैंगन भी कुछ कम नहीं, उसने मेंग शाओबाई के हर एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया। भले ही फैंगन कल्टीवेशन के मामले में मेंग शाओबाई से काफी ज्यादा लो लेवल पर था, मगर उसने शाओबाई को काफी तगड़ी टक्कर दी। इसी दरमियान शाओबाई अपनी भयानक एनर्जी से उस पर हमला कर देता है, लेकिन फैंगन ने
वॉइड ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखते साथ ही वो बंदा उस पर एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे कंप्लीट एनाहिलेशन कहा जाता था, मगर फैंग हान ने उसकी इस मूव को भी काउंटर कर लिया था और उसी वक्त शाओबाई ने उस पर अपनी मल्टीपल सोर्ड रिलीज कर दी। इसे स्प्लिटिंग लाइट कहा जाता था, मगर फैंग हान बड़ी तेजी के साथ अपनी डिमोनिक ब्लेड से उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी दरमियान वो बंदा फैंग हान की गर्दन काटने उसके काफी करीब पहुंच चुका था, मगर फैंग हान एकदम सही टाइम पर वहाँ से साइड में हट जाता है और उसी वक्त उसे यान की आवाज आने लगी। वो फैंग हान से कहने लगा कि ये बंदा तो एंशिएंट सोर्ड सेक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा। वेल ये एक काफी यूनिक किलिंग आर्ट है और एंशिएंट टाइम्स में इसे लाइफलेस सोर्ड स्टाइल कहा जाता था। और अब जैसे मिंग शाओबाई ने लाइफलेस सोर्ड स्टाइल को एक्टिवेट किया, वहाँ का सारा नजारा ब्लैक एंड व्हाइट में बदलने लगा। हर एक जिंदा चीज अपने आप मरने लगी थी। तो इस अटैक को काउंटर करने के लिए फैंग हान ने उस पर अपना एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, मगर तब तक वो इस लाइफलेस सोर्ड स्टाइल में फंस चुका था, जिसके चलते फैंग हान की हेयर पूरी तरह से व्हाइट हो गए। यान उसे बता रहा था कि ये एक डेथ ची पावर है, जल्दी से अपनी वर्ड ट्री की लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके इसे काउंटर करो। तो फैंग हान ने फटाफट से अपने वर्ड ट्री की लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया और उसकी वजह से वो दोबारा से नॉर्मल हो चुका था। वेल यहाँ पर मिंग शाओबाई की डेथ एनर्जी और फैंग हान की लाइफ एनर्जी में एक जोरदार क्लैश हो गया, जिसे देखकर मिंग शाओबाई भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी मूव को डीएक्टिवेट करते हुए फैंग हान से कहने लगा कि तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। जिस पर फैंग हान कह रहा था एग्जैक्टली आपने भी मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।